तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की बात चल रही थी। तुल्यास्य प्रयत्न 3 शब्दों का एक समास पद बन गया है। यहाँ पर तुल्य का अर्थ सदृश होता है, प्रसिद्ध अर्थ है। और तुल्य का अर्थ सदृश कैसे हुआ? नवयो धर्मविश मूल मूल सीता तुलाभ्यस्तार्य तुल्य प्राप्य वध्या नाम्य समित सम्मिते सुसूत्र है। तो तुला शब्द से नवयो धर्म विष मूल मूल सीता तुला 8 शब्द हैं ये। इन 8 शब्दों से 8 अर्थों में यत प्रत्यय होता है। चौथे अध्याय का चौथा पाद निकाल के देखो फटाफट। तो वहां पर सीता तार्य अर्थ में 9 शब्द से तार्य अर्थ में एक एक क्रम से होगा। धर्म से प्राप्य अर्थ में, विष से वध्य अर्थ में, मूल से आनाम्य अर्थ में, नाम्य नहीं आनाम्य है ये, अकाशरण दीर्घ हो रहा है, मूल आनाम्य, मूल से समर्थ में समित, और तुला शब्द से सम्मित। ठीक है, तो तुला से जो सम्मित है उसको तुल्य कहते हैं। यत प्रत्यय हुआ, यची बम से भैसंज्ञा हो गई, भैसंज्ञा होकर के यस्यति जैसे तुला से मपा हुआ। तुला तराजू होती है, तराजू से जो मपी हुई चीज होती है वो समान होती है ना। एक तरफ बाट होते हैं, एक तरफ कुछ और होता है। या मान लो दोनों तरफ भी हमने गेहूं रख दिए हैं, या गेहूं चना रख दिए, तो ये इस तरह से तुला जैसे नाप देती है, बराबर कर देती है। तो तुल्य का मतलब सदृश होता है। तुल्य की ये तुल्य शब्द इस तरह से बनाया जाता है। और मैंने आस्य शब्द के बारे में बताया कि आस्य शब्द जो है अस धातु से करण कारक में ण्यत प्रत्यय है। अतुपदाय वृद्धि हो गई। अस्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते वर्णा अनेन, वर्णा अनेन, प्रक्षिप्यन्ते वर्णानेन, जिससे वर्णों को बाहर निकाला जाता है, बाहर फेंका जाता है, वो आस्य होता है। वो क्या चीज़ है? मुख है। मुख से वर्णों को हम बाहर फेंकते हैं। अस्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते वर्णा अनेन, वो आस्य होता है जिसके द्वारा वर्णों को हम बाहर फेंकते हैं। ठीक है, ये आस्य शब्द कृदंत हुआ। शब्द जो होते हैं एक तिङंत होते हैं, एक कृदंत होते हैं। ये तीसरे अध्याय के शब्दों की गाथा है। और चौथे अध्याय में तद्धितांत शब्द होते हैं। स्त्री प्रत्यांत भी होते हैं, स्त्री प्रत्यांत भी होते हैं। तो जो सुबंत होते हैं वो तो स्त्री प्रत्यांत भी होंगे, कृदंत भी होंगे, तद्धितांत भी होंगे, समस्त पद भी होंगे। कुल मिलाकर के जो शब्द हैं वो तो 2 ही प्रकार के हैं, सुबंत तिङंत हैं। या और थोड़ा विस्तार दें तो 4 प्रकार के शब्द हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात हैं। नाम क्या क्या हो सकते हैं? नाम कृदंत हो सकते हैं, तद्धितांत हो सकते हैं, और स्त्री प्रत्यांत हो सकते हैं। ये सब नाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे अजा, लता, ये नाम है ना। तो नाम, आख्यात, आख्यात जो है तिङंत शब्द होते हैं। जितने भी सुबंत होते हैं वे नाम शब्द से कहे हैं। नाम क्या क्या होंगे? कृदंत, तद्धितांत और स्त्री प्रत्यांत तथा समस्त पद। समस्त पद एक अलग, कई शब्दों का एक पद बन गया तो एक अलग टाइप के शब्द हमने मान लिए। तो ये सब नाम शब्द होंगे। क्या क्या बताए धर्मेंद्र? नाम में बताया कृदंत
अधिकांत, स्त्री प्रत्यांत और समस्त पद ये नाम में। और तिङंत जो है धातु रूप होते हैं ना, ये सब तिङंत होते हैं। आख्यात भी कहते हैं इनको, तिङंतों को आख्यात शब्द से भी कहा जाता है। उपसर्ग ये होते हैं जो धातुओं के साथ, जो क्रियापदों के साथ आगच्छति, प्रगच्छति, तिष्ठति, प्रतिष्ठते, ऐसे जो बोले जाते हैं उपसर्ग क्रियापद के साथ जुड़े हुए, इनको कहते हैं उपसर्ग। क्रिया के विशेषक जो होते हैं वो उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्रिया के विशेषक होते हैं, ये पकड़ में आ रही ना बात। क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जैसे गच्छति तो आ लगाने से आगच्छति, यहाँ पर गमन क्रिया की विशेषता बतला दी आने। तो उपसर्ग और निपात ये होते हैं सारे जितने भी, वो क्रिया के विशेषक नहीं, जैसे च, वा, है, अह, नूनम, ननु, हैं, ये सारे शब्द जो हैं निपात होते हैं। तो यहाँ पर आश्य शब्द जो है ये कृदंत बनाया हमने अस धातु से ण्यत करके कर्ण कारक में। कर्ण कारक में तो ण्यत नहीं होता है, कर्ण कारक में ण्यत कैसे हुआ? ये जो कृत प्रत्यय होते हैं उनका ये कौन सा विभाग है? कृत प्रत्यय तो एक जनरल शब्द है, उसके कई उपविभाग हैं। क्या कहते हैं इसको? सत कहते हैं या निष्ठा कहते हैं या खलर्थ कहते हैं, घयादि प्रत्ययों में आते हैं, कहाँ इनका समावेश होता है? इसका समावेश जो मैं बोल रहा हूँ, कृत प्रत्यय तो एक जनरल शब्द है, बहुत बड़ा, जैसे भारत भूमि ऐसे हो गया कृत प्रत्यय। कृत तो फिर भारत भूमि के उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे विभाग कर देते हैं, फिर उसके भी उप विभाग हो सकते हैं जिले वगैरह में, फिर तहसील, ग्राम है। तो ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, कृत प्रत्ययों के किस विभाग में किस प्रदेश का नाम है ये ण्यत प्रत्यय? पूरा भारत देश कृत, उसका हिस्सा उत्तरांचल, तो ये ण्यत जो है कौन से हिस्से में आता है? इसको सत कहें, निष्ठा कहें, क्या कहें भाई? हाँ, कृत्य नाम है। तव्यतव्य, अनियर, यत, क्यप और ण्यत, 6 प्रत्ययों का नाम कृत्य है। जैसे किसी जिले में 6 तहसील हों तो उस एक जिले से उसका पूरे का कथन कर देते हैं। तो कृत्य एक जिला जैसे हो गया मान लो, और उसके 6 क्या क्या उस जिले के कौन कौन से हिस्से बने? तव्यत, तव्य, अनियर, कप, अचो, यत, क्यप और ण्यत, ये 6 हो गए। इनको कृत्य कहेंगे, ये कृत्य के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ये कृत प्रत्यांत शब्द हो गया, और इससे फिर एक कृदंत शब्दों से तद्धित प्रत्यय करके एक नया और शब्द बनाया जा सकता है। कृदंत शब्द से फिर अगेन एक शब्द बनाया जा सकता है। प्रत्यय माला बोलते हैं, एक प्रत्यय के बाद दूसरा प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय, कई प्रत्यय भी आ सकते हैं। तो आस्य भवम, ये तत्र भवार्थ में सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से आस्य सप्तमी समर्थ, ये लीजिए, सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भवर्थ में दिगादिभ्यो यत, शरीरावयवाच्य, चौथे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है शरीरावयवाच्य, लगभग 55 के आसपास देखो। तो शरीरावयवाच्य कहता है शरीर के अवयव वाले शब्दों से, शरीर के अवयववाची शब्दों से तत्र भवार्थ में यत प्रत्यय होता है। तत्र मानी सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से भवार्थ में यत प्रत्यय होता है। ये पूरा एक तद्धित प्रत्यांत शब्द हो गया। कृत तद्धित समासाश्च की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो गया, और ये यकारादि प्रत्यय पर रहते यचि भम भय संज्ञा, और यस्यति जैसे लोप हो गया। हलो यमाम यमी लोपा, हल से उत्तर, यम का लोप, यम के परे रहते। यम प्रत्याहार में यकार आ जाता है, य व र ल, यमगण न, ये यम के अंतर्गत आते हैं।
हल से उत्तर यम का लोप होता है, यम के परे रहते। ठीक है, तो ये क्या बन गया इस य का लोप होने पर? हाथ से बन गया ना। तो ये कृदंत शब्द था, उसका अर्थ था मुख, और तद्धितांत जो आस्य शब्द बना उसका अर्थ हो गया मुख में होने वाला स्थान। मुख में होने वाला क्या स्थान? जो ये तालु स्थान, दंत स्थान, ओष्ठ स्थान, मूर्धा स्थान, सबसे नीचे कंठ है, कंठ के बाद जो है मूर्धा है, फिर तालु है, फिर उसके बाद दंत है, फिर ओष्ठ है। इस तरह से है ये। सबसे पहले नीचे कंठ है, सबसे ऊंचा मूर्धा, फिर तालु का नंबर। हाँ, अस्थि वाला नहीं है, असुक्षेपणे। अश्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते वर्णा अनेन, जिसके द्वारा वर्णों को बाहर फेंका जाता है उसको आस्य कहते हैं। वो क्या है? मुख। और मुख में होने वाला वो क्या है? मुख में होने वाले 5 स्थान है, जैसे कंठ स्थान, मूर्धा स्थान, तालु स्थान, दंत स्थान, ओष्ठ स्थान। ये मुख में होने वाले स्थान कहे जाते हैं। तो आस्य का अर्थ स्थान हो गया। तद्धितांत जो आस्य शब्द है उसका अर्थ स्थान हो गया। तुल्यास्य प्रयत्नम। अब प्रयत्न पर आ जाओ, यहां तक आ गए ना हम। आस्य शब्द तद्धितांत का स्थानार्थ है और कृदंत आस्य शब्द का अर्थ मुख है। एक तो मुख होता है, रे मुख का स्थान होते हैं, दो अलग अलग चीज है ना। तो आस्य का अर्थ शब्द तो वही है, शब्द में फर्क नहीं पड़ा। कृदंत भी वही था, लोप आदि होकर के वही बन गया, शब्द तो वही रह गया। प्रत्यय तो आया पर वो शब्द वही बना रहा लोप होने के कारण। तो इसका अर्थ स्थान हो गया। मुख में जो भिन्न भिन्न स्थान है वो आस्य शब्द के अर्थ हो गए। अब प्रयत्न क्या होता है? यत प्रत्यय आया है ना, उसके कारण से प्रत्यय जो आया है होने वाले इस अर्थ को कहने के लिए, मुख में होने वाला इस पूरे अर्थ को बता रहा है वो प्रत्यय है। मुख में होने वाला इस बात को कह रहा है यत प्रत्यय। शरीरावयवात च, शरीर के अवयव वाले शब्द से यत प्रत्यय होता है। अब प्रयत्न शब्द पर आ जाओ। प्रयपूर्वक यत धातु से, यति प्रयत्न धातु है, उपदेश नासिकित। यत यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षु, यज याच यत विच्छ प्रच्छ। प्रयत्न बनाना है। ये नंग प्रत्यय मैं पूछूं किस साधन में हुआ है? प्रत्यय जब तीसरे धातु से आते हैं तो उस साधन को बताते हैं। नंग प्रत्यय किस साधन को कहने के लिए आया है? वो जो विभाग मैंने चित्र आपको दिया है ना, चार्ट बनाकर, उससे पकड़ में आ जाएंगे ये सारे जो मैं पूछूंगा। ऐसा बता दिया चार्ट कि उसमें आप लोगों को बहुत ही सुविधा बना दी है। आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि ये है कहाँ उनमें, उस चार्ट में। कृत्य में आता है क्षत्रिय सानस, मतलब सत कहते हैं इसको, निष्ठा कहते हैं इसको, खलर्थ कहते हैं। यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षणं सूत्र निकालो, 90 नंबर है शायद, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का। हाँ बताओ। हाँ शाबाश। किसकी अनुवृत्ति देखी? हाँ, भावे अकर्तृकार के संजयम दोनों की अनुवृत्ति साथ साथ चलती है। भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं ये प्रत्यय, जो कृत लिटो बहुलम तक। भावे अकर्तृकार के संजयम की अनुवृत्ति कहाँ तक है? 112 तक। आक्रोश नयनी
वहां तक अनुवृत्ति है, भावे और कर्तृकार के संज्ञा में। तो इस प्रकरण में जो भी प्रत्यय हैं वे भाव में कर्ता भिन्न कारक में होते हैं। वहां पर मैंने लिखवाया था उस चार्ट में कि घयादि प्रत्यय जो होते हैं वो भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होते हैं। तो ये नंग प्रत्यय भाव साधन करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? प्रयतनम। इसका विग्रह जो है मैंने ये करके बताया। लुट जो होता है वो भाव में प्रसिद्ध है। लुट किस साधन में होता है? 3 जगह होता है वैसे तो, भाव करण अधिकरण। सामान्य तरीके से तो 3 जगह होता है, विशेष तरीके से तो दूसरी जगह भी हो जाएगा। कृतिलुटो बहुलम, बहुलवचन से तो दूसरी जगह भी हो सकता है, पर सामान्य रूप से वो भाव में काफी प्रसिद्ध है। तो इसका जब अर्थ खोलेंगे ना, ये जो नंग प्रत्यय इसका भाव में अर्थ खोलेंगे तो इसको लुट के द्वारा बता देंगे। लुट प्रत्यय करके जो शब्द बनेगा उसका स्थानापन्न करके बता देंगे कि प्रयतन शब्द का जो अर्थ है वही प्रयत्न शब्द का अर्थ है। ये एक तरीका है। जैसे मान लीजिए पा का शब्द है और ये भाव साधन, मतलब पच धातु से घय प्रत्यय भाव साधन किया, फिर पूछें कि भाई इसका अर्थ क्या होगा? भाव साधन है तो आप बताओगे पचनम पाक। आप लुट के द्वारा इसका विग्रह करके बता दोगे पचनम पाक। कभी एक शब्द को दूसरे से भी ट्रांसलेशन करते हैं भाव साधन को बताने के लिए। जैसे मान लीजिए पचन शब्द है तो उसको बताने के लिए आप पक्ति शब्द बोल सकते हो। वहीं पर एक सूत्र है 94 स्त्रियाम क्तिन, तो स्त्रीलिंग में क्तिन प्रत्यय किसका साधन में होता है? वो दोनों बोला करो, भाव में और या तो भाव में या फिर शब्द का लोक में प्रयोग होना चाहिए। तो बात पक्की है। मतलब हम अपनी तरफ से नया शब्द नहीं बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। अभिधान लक्षणाकृत तद्धित समासा, वो वचन बता रखा है ना, अभिधान लक्षणा कृत तद्धित समासः। कृत, तद्धित और समास ये तीनों जो होते हैं अभिधान के आधार पर चलते हैं। अभिधान लक्षण है जिनका, अभिधान का मतलब लोक में प्रयोग। वो जो शब्द बनेगा उसका लोक में प्रयोग होना चाहिए। तो जैसे आपके पास शब्द है पक्ति, फिर बोले इसका अर्थ ये जो स्त्र्यंक्तिन है पक्ति किस साधन में हुआ है? तो आप बोलेंगे पचनम पक्ति। पक्ति शब्द है, मान लीजिए ये पच धातु स्त्रियाम तीन का ती बचा चौकू से पक्ति बन गया। इसका अर्थ बताएंगे तो पचनम बताएंगे। आप पाका से भी बता सकते हो, पर वो प्रसिद्ध शब्द देते हैं ना, पक्ति का अर्थ पचनम से बता देंगे। लुट जो होता है भाव में ज्यादा उसका प्रयोग होता है। पच धातु से तीन किया तो क्या शब्द बना? और ये भाव में करेंगे तो पचनम शब्द बोल दो इसकी जगह। जो भी भाव में अर्थ बताने के लिए लुडंत का प्रयोग करके बता देते हैं। जैसे पच धातु से लुट करेंगे पचन बनेगा, लुट का अन हो जाएगा, लू को अन हो जाएगा तो पचन बनेगा है। ये एक नपुंसक भाव क्ता प्रत्यय भी भाव में होता है हैं? जैसे पंचमी विभक्ते, अब वो विभक्त में भी पूर्वक भज धातु से क्ता प्रत्यय, तो ये चौकू से जय को गकार और खरीचे से ककार विभक्त बन गया ना। नए नए शब्द बनाया करो इस तरह। जैसे चौकू से जय को गए और खरीचे से तय के परे रहते खरीचे से गए को कै हो गया, विभक्त बन गया ना। इसका अर्थ खोलेंगे तो यूं कहेंगे विभागो विभक्तम। पंचमी विभक्ते सूत्र है, तो विभक्त का अर्थ हमने घय करके भज धातु से घय करेंगे तो क्या बनेगा? और वी उपसर्ग लगा दें तो विभाग है। तो विभक्त का अर्थ विभाग है शब्द से दे देंगे, विभागो विभक्तम। प्रयत्न का अर्थ हो गया प्रयत्नम।
ठीक है, तो अर्थ हो गया अब तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य। अब ये तुल्य शब्द से क्या विशेषित हो रहा है? तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य, तुल्य के द्वारा किसको विशेषित कर रहे हैं? प्रयत्न नहीं, तुल्य शब्द के द्वारा तो प्रयत्न और पूरे समास के द्वारा। हाँ, समास के द्वारा तो वर्ण को कर रहे हैं, पर तुल्य के द्वारा तो इसको कर रहे हैं। तुल्य है आस्य में प्रयत्न जिसका। तो अब मैं ये पूछूंगा कि प्रयत्न की तुल्यता ही देखी जाती है सवर्ण संज्ञा में, या स्थान की भी तुल्यता देखी जाती है? जैसे देखो, दंडाग्रम या देवालय, देव आलय। अब ये प्रयत्न आकार को अष्टाध्यायी में विवृत ही माना जाता है, प्रयोग में संवृत, अष्टाध्यायी में विवृत। आकार जो है ना, अंतिम जो सूत्र है वो ये कहता है संवृत आकार विवृत हो जाता है। जैसे ही अष्टाध्यायी से पार होता है विवृत होता है। पार होने का मतलब प्रयोग में आता है। जैसे आप कंठ गले से जैसे आप उच्चारण करके बताएंगे तो उसको विवृत आकार संवृत होता है, तो अष्टाध्यायी में विवृत रहता है, प्रयोग में संवृत रहता है। जैसे आकार का उच्चारण करके बताएंगे तो वो संवृत बोला जाएगा, विवृत नहीं बोला जाएगा। आ, मैं जो बोल रहा हूं ना, आ, ये विवृत है, ये संवृत है। रामा, ये संवृत है, रामा ये विवृत है। गले को खोल देंगे विवृत हो जाएगा, रामा राम। तो अष्टाध्यायी में तो वो विवृत ही रहता है आकार। अष्टाध्यायी का मतलब किसी सूत्र के साथ कुछ कार्य करना होगा ना, तो वो विवृत ही रहेगा। तो यहाँ पर ये विवृत ही रहेगा। ये जब इनकी तुल्यास्य प्रयत्नम अष्टाध्यायी का कार्य कर रहे हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो स्थान में प्रयत्न तुल्य, इनका प्रयत्न तुल्य है ना, इसका भी विवृत, इसका भी, तो ये प्रयत्न तुल्य हो गया, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। स्थान भेद होने पर भी सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। जैसे देवेंद्र, देव, इंद्र। अब ये प्रयत्न, इसका भी विवृत, इसका भी विवृत, तो सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। सूत्र का अर्थ किया, उसके अनुसार पूछ रहा हूं मैं तो। किसमें? उसमें लिखा है ना सारा, वर्णोच्चारण शिक्षा में, कि उच्चारण में बताया नहीं मैंने, भेद होता है उच्चारण में। विवृत में गले को खोल देते हैं, संवृत में जो संकुचित करते हैं। आ नहीं, मात्रा तो आप बोल दीजिए, आ मात्रा तो मैंने वो भी अरस्व बोला, वो भी अरस्व बोला। हैं? अब आ अब को जो है ना संवृत बोलते हैं। क्या करोगे? ये तो विशेषण है, ये विशेष्य है, तो आस्य को तो विशेषित कर नहीं रहे, तो प्रयत्न भिन्न में भी सवर्ण संज्ञा होने लगेगी, तब क्या करोगे? हैं? आस्य से एक स्थान लिया जाएगा, मूर्धन्य, तो उसी के मूर्धा में जिनका प्रयत्न समान है उनकी सवर्ण संज्ञा अलग। आस्य का अर्थ अलग अलग, जैसे तालव्य है, वो तो बता दिया ना कि ये आस्य का मतलब स्थान होता है, कंठ स्थान में प्रयत्न, और इसका तालु स्थान में। समान स्थान में है ना। तो तुल्य को विशेषित ही नहीं कर रहे, तो फिर जरूरत क्या है? समान स्थान हो चाहे अलग स्थान हो, दोनों को विशेषित होंगे। तो दोनों को विशेषित करोगे कैसे? इसमें प्रथमा है, इसमें सप्तमी है। तुल्य है स्थान में प्रयत्न जिसका, तुल्य के द्वारा हम प्रयत्न को विशेषित करेंगे,
समास के अनुसार हमें चलना होता है। जो हमने समास करके दिखाया उसके अनुसार मैं आपके सामने समस्या रखी। यदि हम ये समास कर दें तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ, तब मैं आपको ये समस्या थोड़ी रखूंगा। ऐसा यदि विग्रह कर देना तब वो समस्या थोड़ी रखूंगा मैं आपके सामने कि यहाँ पर। अब आपको अच्छा मैं पूछूं, तुल्य के द्वारा किसको विशेष कर रहे हैं इस विग्रह में? हाँ, इस विग्रह में तो आस्य और प्रयत्न दोनों को तुल्य से विशेषित कर रहे हैं, अर्थात आस्य भी तुल्य और प्रयत्न भी तुल्य। आस्य का मतलब स्थान, जो उच्चारण स्थान है उसको आस्य कहते हैं। ठीक है, तुल्य के द्वारा आस्य और प्रयत्न दोनों विशेषित हो रहे हैं। तीसरा विग्रह आस्य प्रयत्न, आस्य प्रयत्न आस्य प्रयत्न, ये हमने विग्रह किया। अब बोलिए, इसके साथ हमने ये कर दिया तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य। अब इसमें किसको विशेषित किया? ये वाला समास यहां जोड़ा है, ये ला करके यहां किसको किया जी? ये वाले में दोनों को। हाँ जी, कौन दोनों को कौन कौन बता रहा है? दोनों को। हाँ जी, हाँ जी, दोनों को कहाँ है? जब यूं कह रहे हैं, साफ साफ यूं कह रहे हैं कि आस स्थान में प्रयत्न और तुल्य है स्थान में, वही तो है यहाँ जो अर्थ है वही ये अर्थ है। तुल्य है स्थान में प्रयत्न जिसका, तुल्य के द्वारा आस्य में प्रयत्न, ये प्रयत्न पर ही जाकर के ठहर रहे हैं। आस्य को कहाँ विशेषित किया? एक शब्द तो बन गया, पर एक शब्द का अर्थ क्या है ये तो देखो। आस्य प्रयत्न एक शब्द का अर्थ है आस्य में प्रयत्न, और तुल्य है आस्य में प्रयत्न जिसका। तो आस्य में प्रयत्न, ये जो वाक्य है ये विशेषित होगा आस्य में प्रयत्न। तो कैसे इसका करोगे? एक बड़ी समस्या इसमें आ रही है, इस समास में भी, इस समास में। ये समास करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये समास करो चाहे ये वाला समास करो, अलग अलग त्रिपद बहुब्रीहि करो या सप्तमी तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि करो। ये क्या है? सप्तमी तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि है। ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष गर्भ समझ रहे हैं? सप्तमी तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि है। तो सप्तमी तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि करो या त्रिपद बहुब्रीहि करो, तुल्य के द्वारा आस्य को विशेषित नहीं कर पा रहे। तुल्य शब्द जो है प्रयत्न से कोई तो विशेषित कर रहा है, स्थान को तो विशेषित कर नहीं पा रहा इस समास में। तो जो मैंने बीच का समास किया था ना, द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि, उसमें तो ठीक है, द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि में तो ठीक है, पर सप्तमी तत्पुरुष गर्भ में प्रयत्न को विशेषित कैसे करेंगे? सवर्ण संज्ञा में जो प्रयत्न शब्द यहाँ पर डाला गया है, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, जैसे विवृत, ईषद विवृत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट और संवृत। कुल मिलाकर के कितने प्रयत्न होते हैं? कितने? बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं कुल मिलाकर, और उनके फिर उप एक एक के कुछ भेद बताए गए हैं, जैसे आभ्यंतर प्रयत्न के भेद और बाह्य प्रयत्न के भेद। तो आभ्यंतर प्रयत्न के भेद कौन से हैं? आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। स्वर जो होते हैं विवृत होते हैं, पर उनमें से एक आकार संवृत होता है, और जितने भी व्यंजन होते हैं वो जो कादेव मावसाना कैसे लेकर मैं तक 25 होते हैं ना, वो स्पृष्ट होते हैं, और जो
येरलव यादव अंतस्था वो ईसत स्पृष्ट होते हैं, और शादय उष्माणा वो ईसत विवृत होते हैं। ईसत माने थोड़ा, उस दिन नहीं बताया था, किस सूत्र में बताया था ईसत माने थोड़ा? मुख नासिका वचन नासिका में ईसत माने थोड़ा बताया था। तो इस तरह से ईसत स्पृष्ट, विवृत ईसद विवृत, स्पृष्ट ईसद स्पृष्ट। वर्णोच्चारण शिक्षा कादव मावसाना स्पर्शा, स्पर्श संज्ञा किन की है? कादव मावसाना स्पर्शा। यादव अंतस्था, शादय उष्माणा, यादी जो है वो अंतस्थ कहलाते हैं, ये रलव। शादय उष्माणा ये उष्म कहलाते हैं। तो जो अंतस्थ हैं वे ईसत स्पृष्ट, स्पृष्ट प्रयत्न वाले जो स्पर्श वर्ण है वो स्पृष्ट प्रयत्न से बोले जाते हैं। स्पर्श जो वर्ण है, स्पर्श, स्पर्श संज्ञा किन की है? कैसे मैं तक, उनको स्पृष्ट प्रयत्न से बोलते हैं। यादियों को ईसत स्पृष्ट, स्वरों को विवृत, ऊष्म वर्णों को ईशत विवृत, ईसद विवृत। ऊष्म जो है ईसद विवृत प्रयत्न से बोले जाते हैं। अकार संवृत प्रयत्न से बोला जाता है। एक अक्षर के लिए एक प्रयत्न है, अकार संवृत प्रयत्न से बोला जाता है। ठीक है, हो गया? प्रयत्न का विभाग समझ में आ गया? अब वो होते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के लिए मैंने दो प्रत्यार बताए थे, हर्ष और खर। हाँ, तो बताओ कौन से घोष कौन से अघोष? हर्ष अक्षर हैवरट लण यमगण नम झभय घड़दश जब गड़दश, यहाँ तक ये तो घोष होते हैं, संवरनाथ घोष। इनमें बोलते समय कंठ संवृत होता है। कंठ संवृत होगा तो नाद का अनुप्रदान होगा, उसके पीछे पीछे नाद चलेगा। कंठ संवृत होगा तो नाद पीछे पीछे चलेगा। नादा अनुप्रदीयते हैं, नाद जो है उसके सहभावी होगा। और संवृत कंठा नादानुप्रदाना घोषाश्च, और फिर घोष होगा। और विवृत कंठा श्वासानुप्रदाना अघोषा, विवार श्वास अघोष। कंठ यदि हमारा विवृत हो जाए तो श्वास जब निकलेगा तो फिर अघोष रहेगा, उसकी जो ध्वनि प्रकट होगी वो अघोष ध्वनि होगी। और यदि कंठ संवृत हो तो नादानुप्रदान होगा, और जो ध्वनि होगी प्रकट वो घोष के रूप में होगी। कैसे? आप ऐसे उदाहरण से समझ लो, एक बांसुरी बजाते हैं ना, तो उसके एक छेद को तो हम खोल दें, बाकी को बंद कर दें, फिर आप फूंक मारिए, हैं? तो क्या उसमें जब आप एक छेद को बंद मतलब खोल दिया या दो छेद को खोल दिए और चार पांच को मतलब सारी अंगुलियां रख ली, एक दो को छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ? पहला लक्षण घट गया ना, संवृत कंठ। वो जो छेद हैं वो कंठ स्थानीय है, कंठ को हमने संवृत कर दिया। जो सारे छेद थे उनमें से एक दो को छोड़ करके बाकी को बंद कर दिया, तो कंठ को संवृत कर दिया। ठीक, बंद से ही तो संवृत होंगे, छेद जो है बंद कर दिए तो कंठ संवृत नहीं हो गया, सिकुड़ गया। विवृत मानी खुलना और संवृत मानी बंद होना। बांसुरी के छेदों पर अंगुली रखेंगे तो उसका जो छेद है ना, जिनमें से वायु निकलती है, वायु छेद में से तो निकलती है, तो वो कंठ संवृत हो गया। संवृत होने का परिणाम क्या हुआ? नाद का अनुप्रदान और घोष होगा। वो जो ध्वनि प्रकट होगी वो घोष ध्वनि होगी। और यदि कंठ विवृत रखा और फूंक मारते रहे, या कम जो है वो किया, ईसद विवृत या विवृत, एक तो ज्यादा खुले हुए हैं सारे और एक उसमें मतलब कुछ थोड़े खुले हुए हों, ईसद विवृत, थोड़े थोड़े खुले हुए हों सारे ही, तो ईसद विवृत में क्या होगा?
उसमें भी चाहे थोड़ा विपरीत है चाहे वो है, वो भी घोष ही होगी। संवृत कंठ होगा, जब कंठ संवृत होगा तो नाद। एक तो हम बांसुरी में हवा मारे, कंठ उसके छेदों को बंद करके हवा मार के देखो, और एक खुले रहते हुए हवा मारिए, तो क्या अंतर पड़ेगा? वो उसमें श्वास का अनुप्रदान हो जाएगा, श्वास निकल जाएगा, नाद नहीं होगा, श्वास निकल जाएगा। और श्वासानुप्रदान और क्या होगा? अघोष रहेगा। तो क ख और ग घ, इनको आप देखेंगे ना, तो जो क ख है ये तो है अघोष वर्ण, और ग घ ये घोष वर्ण है। क ख में क ख जो है ना वो कंठ विवृत रहता है और श्वास निकलता रहता है, घोष नहीं होता। क ख ग घ थोड़ा सा ध्यान करके जब बोल कर देखोगे ना तो उसमें आपको फर्क महसूस हो जाएगा। क ख और ग घ, आप क ख भी बोलिए और ग घ भी बोलिए, तो अंतर रहता है। क ख ग घ, हमारे कानों को जो ध्वनि सुनेगी ना उससे ही हमें पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। ऐसे तो सामान्य रूप से हम बोलते जा रहे हैं, पता नहीं लगेगा, पर केवल उसी पर केंद्रित होकर के बोलेंगे ना, क ख क ख क ख ग घ क ख ग घ क ख ग घ, तो अंतर महसूस होगा। श्वास के साथ अघोष, नाद के साथ घोष होता है। जो खर अक्षर हैं वो अघोष वर्ण है, और जो हर्ष अक्षर हैं वो घोष हैं। ये बाह्य प्रयत्न है। इनको बाह्य प्रयत्न क्यों कहते हैं और उनको आभ्यंतर प्रयत्न क्यों कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न इसलिए कहते हैं कि वो मुख से लेकर के जो काकलक है ना, यहाँ पर गले में एक काकलक नाम की चीज है, तो ओष्ठ से लेकर काकलक तक को मुख संज्ञा है। संज्ञा होती है ना, जैसे यहां से लेकर के यहां तक हाथ संज्ञा है। अब ये यहां इसको हाथ नहीं कहते, तो मुख संज्ञा ओष्ठ से लेकर के यहां तक मुख संज्ञा है। ठीक है, तो ये जो मुख में होने वाले स्थान में प्रयत्न जिनका समान है, ये कहा ना तुल्य है मुख में होने वाले स्थान में प्रयत्न जिनका है, तो इसलिए मुख से बाहर, मुख संज्ञा तो काकलक तक है, मुख से बाहर जो ये स्वर यंत्र है, वोकल कॉर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, जो स्वर यंत्र है, इस स्वर यंत्र में जो तंत्रिका तंत्र है उसके कंपन के आधार पर, जो कंपर के साथ जुड़ा हुआ जो प्रयत्न है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख में होने वाले स्थान में प्रयत्न देखा गया है। मुख में होने वाला स्थान में प्रयत्न तो आभ्यंतर प्रयत्न ही होता है, और जो ये बाह्य प्रयत्न होता है मुख में होने वाले स्थान में प्रयत्न नहीं होता, बाह्य प्रयत्न मुख से बाहर होता है। इसीलिए सवर्ण संज्ञा में जो काल भेद है उसका भी आश्रय नहीं किया जाता। जैसे अ, आ और आ, इन तीनों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। सवर्ण संज्ञा में काल भेद का भी आश्रय नहीं किया जाता। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये काल भेद है ना, तो सवर्ण संज्ञा में काल भेद नहीं देखा जाता। काल भेद देखोगे ना तो फिर इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। अ और अ की सवर्ण संज्ञा हो सकती थी, आ और आ की हो सकती थी, आ इनकी हो सकती थी, पर परस्पर नहीं हो सकती थी यदि काल भेद यदि व्यावर्तक होता, काल भेद यदि सवर्ण संज्ञा में बीच में आता, काल भेद यदि भेदक होता, तो भिन्न काल वालों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती थी, समान काल वालों की सवर्ण संज्ञा होती। ये जो काल नाम की चीज है ये भी मुख से बाहर होती है। बाहर का मतलब दो तरफ होता है, एक तो मुख से बाहर इस तरफ और एक अंदर की तरफ। तो मुख से बाहर तो क्या होना, दीर्घ रस वगैरह,
ह्रस्व दीर्घ प्लुत मुख से बाहर थोड़ी होंगे, मुख से बाहर का मतलब ओष्ठ से बाहर, ये जो है यहाँ थोड़ी होंगे, अंदर ही बोलेगा जो कुछ होगा। तो मुख से बाहर का मतलब है कंठ से नीचे, इस तरफ, नीचे की तरफ, अपने अंदर की तरफ। तो कंठ नाम है वो काकलक तक, ओष्ठ से लेकर काकलक तक कंठ ये मुख कहलाता है। और मुख से नीचे जो स्वर तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उसके द्वारा ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत की निर्मिति होती है और उसी के आधार पर ये बाह्य प्रयत्न होते हैं, घोष अघोष आदि।